सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जयपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर छात्र नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, विरोध के बाद छात्र नेताओं को समझाइश के लिए बुलाया गया था, जिनमें महेंद्र जाट, मोहित गुर्जर, नीरज खिचड़ ने बातचीत की है सीएम आवास पर पहुंच करके, और सीएम से समय नहीं मिल पाने पर अधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री आवास पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, जिन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की है। तो छात्र संघ चुनाव पर रोक के मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। छात्र नेताओं का प्रतिनिधि मंडल आज सीएम हाउस पहुंचा था। सीएमआर में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और इसके बाद इस प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर के अपनी मांगे रखी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो वहीं कई महीनों से नेता बनने का इंतजार कर रहे छात्रों के अरमानों पर पानी फिर गया है। शनिवार की रात को उच्च शिक्षा विभाग की अहम बैठक में इस साल छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया गया है। इसे लेकर के सरकार के इस फैसले पर छात्रों के तमाम संगठन जो है वो इसके खिलाफ आ गए हैं, चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अरमानों पर फिरा पानी, छात्रों का बढ़ा इंतजार। छात्र संघ का चुनाव इस साल नहीं कराएगी सरकार। सरकार के फैसले से छात्रों में उबाल, कहा पुनर्विचार करे सरकार, नहीं तो होगा बवाल। छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में जुटे छात्रों के अरमानों पर सरकार के फैसले ने जैसे ही पानी फेरा, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज छात्र राजधानी जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में जमा हो गए और सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध किया। छात्रों के यूनिवर्सिटी परिसर में जमा होते ही पुलिस बल की तैनाती करा दी गई, जिसके बाद विरोध कर रहे छात्रों और पुलिस बल के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है और विश्वविद्यालयों में रोक लगाने के बाद में जो छात्र नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन की चेतावनी दी है और राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होने लगे हैं। लेकिन इससे पहले पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती की है और जो छात्र हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया। गाड़ी में बैठे हुए जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और इन छात्रों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने यहाँ पर ID कार्ड की जो है वो यहाँ पर सख्ती कर दी है और अब इन छात्रों को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा। जानने की कोशिश, कहाँ से आए यहाँ पर, किस विश्वविद्यालय में, किस कॉलेज में पढ़ा? राजस्थान महाविद्यालय से मेरा भाई राहुल चौधरी, अध्यक्ष पद के लिए। आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्यों आपको हिरासत में लिया गया? आज ऐसे ही मिलने के लिए आए थे, सभी छात्र नेता यहीं पे मिलने की बात थी। कोई प्रदर्शन था आप लोगों का? प्रदर्शन की फिलहाल कोई बात हुई नहीं थी। मैसेजेज आए थे कि यूनिवर्सिटी पहुंचो, सारे जितने भी अपने छात्र नेता हैं, सभी छात्र नेताओं को यहाँ पर आना था, यहाँ पर प्रदर्शन करना था। अंदर किसी काम कराने आए थे, जबरदस्ती हमें पुलिस की गाड़ी में बैठाए गए। हम किसी कारणवश यहाँ नहीं है। हमारा आप चुनाव वाले इस फैसले को विरोध कर रहे थे साहब? जी नहीं, ये जो छात्र हैं उनको यहाँ से जो है विश्वविद्यालय से ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि जो कार है इससे जीप से, पुलिस की जीप से यहाँ से जो विद्यार्थी है उनको हिरासत में लिया गया है। और ABVP के छात्रों ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि न्याय यात्रा में विरोध के बाद सरकार घबरा गई और इसलिए ये फैसला लिया है। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार कर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा आधी रात को आनंद फानन में लोकतंत्र की हत्या करने वाला आदेश निकाला गया। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर भी बैन लगा दिया है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आज सरकार डरकर इस छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाने की बात करती है। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग आज कहां चले गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या यही आपका लोकतंत्र है? क्या न्याय यात्रा से विद्यार्थी परिषद की या न्याय यात्रा से सरकार डरी हुई है? यदि है तो सरकार लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए।
वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर एनएसयूआई के छात्र असमंजस में हैं। एनएसयूआई के कई नेता सरकार के फैसले का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन सीएम से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग भी कर रहे हैं। देखो, एनएसयूआई का रुख ये है कि हमारे प्रदेश के मुखिया जो काफी संवेदनशील है, उन्होंने पिछली बार कोविड जैसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी चुनाव करवाया, और जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी और विद्यार्थी परिषद की जो विचारधारा है, उन्होंने पिछले 5-6 सालों तक चुनाव बंद रखे। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी अभी भी लगातार चुनाव करवाने की मांग सीएमआर में रख रहे हैं। स्टूडेंट इश्यूज को तभी रख पाएगा जब छात्र संघ में चुनाव जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो वर्तमान की परिस्थितियां थी कि विश्वविद्यालयों में नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, लेकिन वहां सिलेबस का पता नहीं है और विश्वविद्यालयों ने मना कर दिया है धड़े से कि हम इन परिस्थितियों में छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते, और इसीलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया। हम फिर भी आह्वान कर रहे हैं, और हमने कल रात को ही सीएमआर में मैसेज करवाया था कि एनएसयूआई के छात्र नेता और कार्यकर्ता जो है वो मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। अपनी जो सरकार है कांग्रेस की, उसके इस फैसले के विरोध में देखिए, हम पुनः एक बार मुख्यमंत्री से गुहार करना चाहते हैं और उनसे खुद अपनी बात रखना चाहते हैं कि कृपया हमें संतुष्ट करें कि क्यों इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। शनिवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रही एडमिशन और रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही, जिस पर सर्वसम्मति से इस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने छात्र संघ चुनाव में धनबल और बाहुबल का खुलकर उपयोग किए जाने की बात कही, साथ ही लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन की भी बात कही। कुलपतियों का मानना है कि यदि चुनाव कराए जाते हैं तो पढ़ाई प्रभावित होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हो पाएगा, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले के बाद 400 सरकारी और 500 से अधिक प्राइवेट कॉलेज में छात्र संघ चुनाव पर रोक लग गई। इस वजह से प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। बता दें कि राजस्थान में साल 2005 छात्र संघ चुनाव के दौरान काफी हंगामा और हुड़दंग हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी। साल 2006 में कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद साल 2010 में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की शुरुआत हुई थी। हालांकि साल 2020 और 2021 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन पिछले साल 29 जुलाई को एक बार फिर सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला किया था। इसके बाद प्रदेश भर में पिछले साल 26 अगस्त को वोटिंग, जबकि 27 अगस्त को काउंटिंग और रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी हुई थी। लेकिन इस साल एक बार फिर सरकार के फैसले के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो वहीं छात्र संघ चुनाव पर रोक के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का शोषण है और छात्र राजनीति को रोकने का कुत्सित प्रयास है। ऐसे नहीं, रोकना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए, गंभीरता से इलेक्शन होने चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को इस बात का डर है कि हम अगर छात्र इलेक्शंस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हार गए तो वो हम सेमीफाइनल हार जाएंगे, तो फाइनल कैसे जीतेंगे। तो सेमीफाइनल के डर के कारण मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर रोक के बाद बीजेपी नेताओं ने यह कहा कि चुनाव पर रोक लगाना लोकतंत्र की हत्या है। छात्र संघ लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और इस पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में छात्र संघों के चुनाव पर रोक लगाना ये लोकतंत्र की हत्या है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की एनएसयूआई का पूरे राजस्थान में सुपड़ा साफ हुआ था और इस बार राजस्थान का युवा और नौजवान इस सरकार से त्रस्त है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, फेलोशिप नहीं मिल रही, विश्वविद्यालयों का बुरा हाल है, हॉस्टल्स के बुरे हाल है और लगातार राजस्थान के नौजवान और युवा
इस सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मूल कारण यह है कि कांग्रेस हार रही है, एनएसयूआई हार रही है, छात्र संघ के चुनाव में सभी जगह पर कांग्रेस हार रही है, इसलिए उन्होंने छात्र संघ के चुनाव पर पेड़ लगाए। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है छात्रों के लिए, क्योंकि इसी से छात्र अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भी करते हैं। हम लोगों ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में, कॉमर्स कॉलेज जनरल सेक्रेटरी के रूप में की थी और आपातकाल में जेल में गए। तो छात्र संघ ये एक ऐसी पीढ़ी है जिससे देश के नवनिर्माण का काम प्रारंभ होता है और नई पीढ़ी को राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। तो एक और जहां छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद छात्र नेताओं में आक्रोश है, वहीं इस पर विपक्ष ने सरकार पर चुनाव से घबराने के आरोप लगाए हैं। आरएलपी के सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधा राज्य सरकार पर। दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो छात्र संघ चुनाव रोकने का विरोध करते हैं। प्रदेश सरकार का ये कदम लोकतंत्र की हत्या है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल साहब, विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई राजस्थान सरकार ने, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास समय समय पर किया गया। विश्वविद्यालय जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उन पे भी राजस्थान सरकार हो चाहे देश की अन्य सरकार हो, विश्वविद्यालय के ऊपर उन्होंने किस तरह इंटरफेरेंस करे, उनकी स्वायत्तता को कैसे खत्म करें, इसको लेके पहले भी प्रयास हुए और इस बार बिना किसी वजह के कुलपतियों की कमेटी का हवाला देके जो राजस्थान की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है, इसकी मैं निंदा करता हूं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में हम कोशिश पूरी करेंगे, प्रयास करेंगे और हम अगर सत्ता के नजदीक आए तो चुनाव पूर्व की भांति लिंगदो कमेटी का जो राइडर डाला उसको भी हटा दें। आंदोलन करेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में कि जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस लिया जाए और पूरे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि वहीं से ही राजनीति की पहली सीढ़ी की शुरुआत होती है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आरपीएल की ओपनिंग में देरी हो रही है। 19 अगस्त से अब राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत नहीं हो पाएगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अब 27 अगस्त से आरपीएल का आगाज हो सकता है प्रदेश में। आरसीए को ब्रॉडकास्टर्स से टाइम स्लॉट नहीं मिलने और तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाना, इसकी देरी की वजह मानी जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आरपीएल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। 19 अगस्त से अब आरपीएल की शुरुआत नहीं हो पाएगी। 27 अगस्त 19 अगस्त के बजाय आरपीएल की शुरुआत हो सकती है 27 अगस्त से। तो आरपीएल को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। कहा यह जा रहा है कि आरसीए को ब्रॉडकास्टर से टाइम स्लॉट नहीं मिला है और तैयारी में समय नहीं मिलना, यह मुख्य वजह है इसके लेट होने की। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस के डर से एक बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस से बचने के लिए पेड़ पर बदमाश चढ़ गया। पांचू थाने की पुलिस बदमाश को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन ये बदमाश पुलिस के डर से पेड़ पर चढ़ गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज देखिए। न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गिरफ्तार होने के डर से यह बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। राजस्थान पुलिस इसे पकड़ने के लिए गई थी, पांचू थाने की पुलिस, और पांचू थाने की पुलिस से डर करके ये बदमाश पेड़ पर चढ़ गया और उसकी तस्वीर सामने आई है। बीकानेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पुलिस से बचने के लिए बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। इसके आगे क्या हुआ उसकी जानकारी आनी बाकी है। पुलिस के डर से ये बदमाश पेड़ पर चढ़ा था और पांचू थाना पुलिस इसे पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान खेत में लगे पेड़ पर यह बदमाश चढ़ गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में करनी सेना की बैठक में फायरिंग हुई। इस फायरिंग में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश आपस की बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
राजपूत करनी सेना की बैठक में फायरिंग। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुरानी रंजिश बताई जा रही वजह। उदयपुर में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है। उदयपुर पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी दिग्विजय को गिरफ्तार कर लिया है। भंवर सिंह को पुलिस अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। आज बीएन कॉलेज के अंदर श्री राजपूत करनी सेना की एक मीटिंग थी, जिसके अंदर उनके पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था। वो कोई सभा करने जा रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन था आपसी अंदर में। उसके अंदर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भंवर सिंह जी सिलाडिया, उनको उन्हीं के जो एक पदाधिकारी भूतपूर्व थे, जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, जो खैरोदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आपसी विवाद के चलते हुए, क्योंकि उनको हटा दिया था 2-4 महीने पहले, ये और भी विवाद इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। इस कारण उन्होंने जाके पीठ के पास से गोली मार दी और वो अभी गीतांजलि हॉस्पिटल में एडमिट है, खतरे से बाहर अभी बताए जा रहे हैं। और जो मुलजिम है वो हमारे पास में आ चुका है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये गोली उस समय मारी गई जब बीएन संस्थान परिसर में राजपूत करनी सेना की बैठक चल रही थी। गोली मारने वाले दिग्विजय सिंह को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। भीड़ ने उसके साथ मारपीट भी की। पूरे घटनाक्रम से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो महासभा चल रही थी वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने निजी वाहन से भंवर सिंह सिलाडिया को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज शुरू हो चुका है। उनकी स्थिति किस तरह की है ये डॉक्टर्स द्वारा जानकारियां साझा करने के बाद ही सामने आ पाएगी और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या वजह थी कि इस दिग्विजय सिंह बाठेड़ा ने भंवर सिंह सिलाडिया को गोली मारी है। तो फिलहाल जो ग्राउंड जीरो है वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है कि यहाँ पर महासभा चल रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं और जो महासभा में लोग मौजूद थे वो इस समय हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और वहां पर भंवर सिंह सिलाडिया का इलाज चल रहा है और काफी सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो और अगली खबर का रुख करेंगे। बीकानेर के खाजूवाला में जन आंदोलन अब उग्र हो गया है। संघर्ष समिति के तत्वावधान में राजीव सर्किल पर प्रदर्शन किया गया है, जाम लगा करके, और इस दौरान लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी है। खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील को बीकानेर में यथावत रखने की मांग की जा रही है। पिछले 7 दिनों से खाजूवाला में अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी है। लोग ये मांग कर रहे हैं खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर में ही रखा जाए, अनूपगढ़ जिले में इसे नहीं डाला जाए। तो चले आगे बढ़ेंगे। बारां में विधायक पानाचंद मेघवाल के सामने जमकर पथराव हुआ है। दरअसल विधायक के दौरे के दौरान उनके स्वागत को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, जिससे कई लोगों को चोटें आई है। इन लोगों ने वार्ड 30 के हरिजन बस्ती में पथराव किया। कांग्रेस नेता पर आरोप है एक अन्य पर कि उनके समर्थकों ने बस्ती में लोगों पर पत्थर फेंके हैं और इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला गया। फिलहाल इलाके में शांति है। हमारे मोहल्लों के हमारा मोहल्ला हमेशा ही सकड़ा मोहल्ला होता हुआ आया है और ऐसा नाराज क्यों हमला किया उन लोगों ने? भाई हमारा हमला ऐसे किया है कि हमने बोला था उनसे कि भाई हमारा 31 का है, आप 30 में ले जाओ। क्या हम तो 30 का 31 का करवाते ना, इसलिए उनके है ना जो वो लग गया। क्या नाराज? तो मतलब नाराज हो गए, नाराज। तो वहीं प्रदेश में अलग अलग जिलों में हत्याओं से हड़कंप मच गया है। आपको हम 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। श्री गंगानगर, टोंक और जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर हुई हत्याओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। श्री गंगानगर में एक युवक ने पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या की। वहीं टोंक में एक युवक की हत्या कर शव को जंगलों में फेंका गया है। तो जोधपुर से जो तस्वीर आई है उसमें अज्ञात महिला का शव मिला है, इसकी भी हत्या की आशंका जताई जा रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। फिलहाल तीनों अलग अलग घटनाओं को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है।
तो वहीं श्री गंगानगर में विवाहिता ने 2 मासूमों के साथ डिग्गी में छलांग लगा दी। घर में बनी डिग्गी में डूबने से मां और 2 मासूमों की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया, मोर्चरी में रखवाया गया है। पदमपुर थाना इलाके के गांव 2 बीबी का मामला ये बताया जा रहा है। माफ कीजिए, 23 बीबी गांव में ये घटना हुई है, जहां पर डिग्गी में डूबने से मां और 2 मासूमों की मौत हुई है। और अब बात करेंगे कोटा की, जहां पर एक 17 साल के नाबालिग ने खुदकुशी की है। दरअसल सारा मामला सूदखोरों के मानसिक प्रताड़ना का बताया जा रहा है और मनीष नाम के इस लड़के के पिता का यह कहना है कि 3 से 4 लाख का कर्ज इसका लिया हुआ है और इसके बाद सूदखोरों की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। हद तो तब हो गई जब सूदखोरों ने मनीष को फोन कर परेशान करना शुरू कर दिया और धमकी से परेशान होकर कहा जा रहा है कि मनीष ने अपनी जान दे दी। बहरहाल ये पुलिस जांच का मामला है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है कि क्या वाकई धमकियों से परेशान होकर जांच दी या घर के ही अंदरूनी कारण थे जिनकी वजह से इस लड़के ने सुसाइड कर लिया। मैंने किस्तें उठा रखी थी, कर्जा मत हो रहे थे मेरे, 3-4 लाख रुपए कर्जा उठा रखा था मैंने। तो मैंने उसका नंबर दे रखा था, मोबाइल का नंबर मेरे पास है, मनीष का बेटा। तो वो उसको फोन कर करके परेशान करता था। वो किस्त वाला, पैसे वाला, जिसका पैसा मत आता है वो सब उसको पैसे परेशान करता था। कि मैं तेरे को वहाँ से उठा लाएंगे, तेरे पापा को बता दे रहे ऐसे कर लेंगे, तेरे को मार देंगे, किस तरह से लेंगे। जो कमरे पे रहते हैं वहाँ पर ये अकेला था, इसने अंदर से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग दर्ज कर ली है हमने और जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे। मृत्यु का कारण जैसा ये बताएंगे वैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पता चला होगा, परिजनों ने बताया होगा? परिजनों ने अभी हमारे को कोई लिखित में दिया नहीं है, जैसे जो देंगे हम आगे की वैसे कार्रवाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और जोधपुर का रहने वाला एक पिता पिछले 77 दिनों से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री से अपने बेटे की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ये पिता पूरे परिवार के साथ धरने पर हैं। आपको बता दें कि 19 साल का नरेश बंजारा करीब 5.5 साल पहले अगवा किया गया था, लेकिन पुलिस के जरिए नामजद आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पिता केतन बंजारा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और यह बताया कि वो सरकार से कुछ नहीं बल्कि अपने जवान बेटे की सकुशल वापसी चाहते हैं। तो अब 2017 को बच्चा मेरा घर नहीं आया तो मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जी। उसके बाद ये 10 दिन में मुझे पता चला ये आरोपी है, शादी हो रही थी, शादी को रोकने के बच्चे का अपहरण कर दिया। सारी बात पुलिस को बताई। आपको कैसे मालूम चला आपके बेटे का अपहरण हो गया? आपसे किसी ने कुछ कहा? हाँ, ये शैतान नाम का जो लफर है इसने फोटो मांगा गणपत से, ये आरोपी है नामजद। तो वहीं डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में खेमारू के पास में आमने सामने 2 बाइकों के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 युवकों के हाथ पैर सिर में गंभीर चोटें आई। वहीं एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई है। हादसे में 3 युवकों के घायल होने की खबर है। वहीं परिजनों ने युवक की मौत पर हत्या की आशंका जताई है। जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। पूरी घटना में निष्पक्ष जांच करवाने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाए, लोगों का यह भी कहना है। सदर थाना पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो वहीं झालावाड़ की साइबर थाना पुलिस ने लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर के अश्लील चैटिंग करने, न्यूड कंटेंट से ब्लैकमेल करने के मामले को लेकर पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम पर लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर के ये लड़कियों के साथ अश्लील चैटिंग करता था। पीड़िता और उसकी मां के अश्लील फोटोग्राफ बना करके उन्हें सेक्सुअली हरेसमेंट करता था। आरोपी एडल्ट कंटेंट बनाकर दोस्तों और परिजनों को अश्लील मैसेज भेजता था और इसके बाद पीड़िता ने साइबर थाना पुलिस में केस दर्ज करवाया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी में अवैध हुक्का और शराब बार पर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। पुलिस की स्पेशल टीम ने हुक्का बार पर छापेमारी की है। बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से मिल रही है। एक दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने अवैध हुक्का बार का जिक्र किया था और बताया था कि कैसे ये अवैध हुक्का बार
प्रदेश भर में राजधानी के साथ साथ चल रहे हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। छापेमार कार्रवाई में कैफे के मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। इस छापे में अवैध हुक्का, फ्लेवर, शराब जब्त की गई है। कैफे में मौजूद 6 लोगों का चालान काटा गया है। इस तरह के अवैध कैफे जाने वालों को भी पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अवैध हुक्का बार पर बड़ा एक्शन दिया है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बांसवाड़ा से खबर, जहां पर दानपुर थाना इलाके के रुजिया गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली दवा का सेवन कर लिया और इसके बाद उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। वहीं शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दानपुर थाना पुलिस ने बताया कि 11 तारीख को 20 साल का बंटू पुत्र हकरू निवासी रजिया, इसने जहरीली दवा पी ली थी और इसका उपचार करवाया जा रहा था, लेकिन उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार अब जांच की जा रही है। निवासी रोजिया थाना दानपुर ने या मोर्चरी पर रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि मेरा लड़का बंटू परसों दिनांक 11/8/2023 को रात करीब 8 बजे के जंगल में दवाई पी गया था, जिसने फोन पर सूचना दी, जहाँ पर मैं और परिवार के लोग गए। तो वहीं राजस्थान को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि इस वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन का ट्रायल आज किया गया है। वंदे भारत ट्रेन का भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भीलवाड़ा के लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए। वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल के दौरान भीलवाड़ा में भी इसका एक स्टॉपेज दिया गया है और खास बात यह है कि ये ट्रेन 2 घंटे 5 मिनट में उदयपुर से भीलवाड़ा पहुंचेगी। आने वाले दिनों में जल्द ही वंदे भारत ट्रेन जयपुर से उदयपुर के बीच दौड़ने लगेगी। इसमें 8 कोच होंगे और वंदे भारत ट्रेन शुक्रवार को उदयपुर पहुंची। इसका आज से ट्रायल रन किया गया है। ये ट्रायल उदयपुर जयपुर के बीच में हुआ है। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के चाकसू कस्बे में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ विजय संकल्प को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत की है। राठौड़ ने आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति पर भी विस्तार से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ मजबूती की बात कही है। साथ ही उन्होंने मंडल अध्यक्षों को चाय चौपाल करने की भी बात कही। तो खबरें से बड़ी खबर, जहां अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की 61 टीमों ने एक साथ 185 जगहों पर दबिश दी है। पुलिस ने 119 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 119 अपराधी जिनकी तलाश पुलिस को थी, उन्हें धर दबोचा गया है। तो वहीं राष्ट्रीय मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जैसलमेर से विधायक रूपाराम धंधे लगातार जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के साथ सुनवाई कर रहे हैं। विधायक रूपाराम धंधे ने आज ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में सोजियों की ढाणी, जलधरी, रामपुरा में जनसुनवाई की, लोगों की परेशानी को सुना और मौके पर उन्हें निस्तारण का आश्वासन भी लोगों को दिया है। लोगों की समस्याएं सुनकर विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर के संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। विधायक रूपाराम धंधे का ग्रामीणों की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। तो वहीं धंधे कई सौगात देते हुए भी नजर आए। ग्रामीणों ने साफा माला पहना करके उनका आभार प्रकट किया है। विकास कार्य करवाने को लेकर के ग्रामीण धंधे से खुश नजर आए। तो वहीं प्रतापगढ़ जिले के बरडिया क्षेत्र में पिछले दिनों से अनियमित बिजली कटौती को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने रटांजना पहुंच करके जीएसएस का घेराव किया, तो वहीं नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। इसकी सूचना पर रटांजना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने थानाधिकारी को घेर लिया। थानाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में आए दिन इस तरह से इतनी चोरियां हो रही है। वहीं विद्युत निगम की ओर से अनियमित बिजली सप्लाई की जा रही है। रात में 5-5 घंटे तक बिजली की कटौती होती है। आपको बता दें कि थानाधिकारी ने ग्रामीणों को समझाया, लेकिन निगम के अधिकारियों को बुलाने पर ग्रामीण अड़े रहे और इसके बाद बिजली निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया। बताया कि लोड शेडिंग की वजह से बिजली की कटौती हो रही है, इसे सुधारा जा रहा है।
तो वहीं कोटपुतली क्षेत्र के मलपुरा स्थित रिवाला धाम में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में रोग विशेषज्ञों ने करीब 250 मरीजों का इलाज किया। इस दौरान आयोजकों की ओर से डॉक्टर्स और मेहमानों का स्वागत किया गया। संत गणेशानंद महाराज ने यह जानकारी दी है कि शिविर में पंजीकृत रोगियों का 2 दिन बाद बहरोड में निःशुल्क ऑपरेशन होगा। अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने के कारण से और है ना जो है कई बार खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि एक ऑपरेशन में लगभग 15 से 20 हजार का खर्चा तो कम से कम आता ही आता है। तो ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेचारे जो है ना उनको जब अपनी आंख से वो देख नहीं पाते हैं तो दूसरों के सहारे पे आ जाते हैं, और कई बार लोग ना उनको सहारा नहीं देते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है उनको। वो जीवन उनका जो मतलब बुढ़ापा है वो बड़ा दुखदायी हो जाता है। तो एक छोटा सा ऑपरेशन से उनका जीवन सुखदायी बने, इसलिए मेरे मन में भाव था काफी समय से, और इसलिए जो है ना यहाँ पर ये कैंप रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब